तो दरअसल पहले दो सितारों की बात करते हैं इस वक्त, क्योंकि इस हफ्ते दो सितारे बड़े चर्चा में रहे। एक है दिलजीत दोसांझ, एक है अनुपम खेर। अब इन दोनों सितारों को आप यूं भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा है, एक यार एक गद्दार। मैं क्यों कह रहा हूं यार गद्दार? यार मैं कह रहा हूं दिलजीत दोसांझ को। दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म आई सतलुज फिल्म, उसमें एक जो समाज सेवी थे जसवंत सिंह खालड़ा, उनकी जीवन पर आधारित थी कि जिन्होंने आतंकवाद के दौर में पुलिस एट्रोसिटी के खिलाफ काम किया था और बाद में आरोप लगा कि पुलिस ने उन्हें उठाया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उन पे थी जो पहले रिलीज नहीं होने दी गई, फिर OTT प्लेटफॉर्म पे आई तो 2 दिन में ही सरकार ने उसे हटवा दिया और उसको लेके अब पूरे प्रदेश में राजनीति भी चल रही है, कंट्रोवर्सी भी चल रही है। कांग्रेस भी फिल्म को दिखाने के सपोर्ट में है, अकाली दल भी, आम आदमी पार्टी भी, लेकिन बीजेपी ऐसी है जो इसके खिलाफ है। उसके 2 कारण का है। बीजेपी रीजन तो दे रही है कि भाई इससे नेशनल इंटीग्रिटी का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, इसकी वजह से, इस फिल्म की वजह से एक तरह से लोगों की भावनाएं भड़क सकती है। पंजाब में बॉर्डर स्टेट है, चुनाव भी है, क्योंकि ये जो है आतंकवाद को ग्लैमराइज करता है या क्लीन चिट देता है, ऐसी कुछ बात कही जा रही है। दूसरी तरफ उसके नेता रवनीत बिट्टू जो है वो ज़्यादा भड़के हैं। वो रवनीत बिट्टू जो चंद महीनों पहले तक दिलजीत दोसांझ को पंजाब का रत्न कह रहे थे, सिर्फ पंजाबियों के सिर का ताज कह रहे थे कि मोदी जी उनसे मिले, मोदी जी उनको फॉलो करते हैं, वही रवनीत बिट्टू अब आतंकियों का सिपा सालार कह रहे हैं उसको, दिलजीत दोसांझ को कह रहे हैं कि वो एक ही तरफ की चीज़ें दिखाता है। जो उस दौरान में, आतंकवाद के दौर में जो पुलिस ऑफिसर मारे गए, निर्दोष हिंदुओं को मारा गया, उनकी बात क्यों नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अमिताभ बच्चन तक को नहीं उन्होंने छोड़ा। मैंने वीडियो बनाया था कि अमिताभ बच्चन को 84 के दंगों का जो है, सिख दंगों का जिम्मेदार ठहरा दिया, कह दिया सिखों का कातिल है। तो दिलजीत दोसांझ, लेकिन एक चीज़ है, इस सब के बीच दिलजीत दोसांझ की हाल फिलहाल की 2-3 फिल्मों का जिक्र बड़ा हो रहा है। वो फिल्म में पंजाब बेस्ड और जो भी जुल्म सितम हुए या जो भी आम लोगों के साथ हुए, या 84 के दंगों की बात है, चाहे अभी पंजाब की बात हो गई, वो दर्द जो पंजाब का उस वक्त का था वो दिखाते हैं। तो यार मैंने उनको इसलिए कहा है कि वो शख्स अपनी कौम का, मैं नहीं कह रहा कि वो सही दिखाता है या गलत दिखाता है, उस डिबेट में मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो अपनी कौम के लिए एक सच्चा हीरो साबित हो रहा है, अपनी कौम का यार साबित हो रहा है, क्योंकि वो अपनी कौम के मुद्दे उठा रहा है, अपने कौम के जो जख्म है उनको दिखा रहा है, और उन पर कुछ भी काम नहीं हुआ वो दिखा रहा है। वो दरअसल सेंटिमेंट जो है वो सामने रख रहा है। दूसरी तरफ है अनुपम खेर, उनको मैंने कहा गद्दार। गद्दार इसलिए कहा कि आप देखिए, अनुपम खेर जब ये सत्ता आई बीजेपी की, तो अचानक सत्ता के नज़दीक धीरे धीरे कैसे पहुंचे, कैसे उनकी पत्नी को चंडीगढ़ से टिकट तक मिल गया, 2 बार बीजेपी की सांसद भी बन गई। वो इसलिए कि अनुपम खेर ने एक मुहिम को जो है वो अपने साथ लपेटा, जो बॉलीवुड में कई लोगों ने किया, कश्मीरी पंडित। अपने आप को दीनहीन कश्मीरी पंडित बताया, कि कहा कि हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, सो हुआ, सारी कहानी गढ़ी, और धीरे 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 ये और कुछ और सो कॉल्ड विवेक अग्निहोत्री, ये इस तरह के डायरेक्टर सरकार के नज़दीक होते गए और सरकार की आंखों के तारे बन गए, और चमचों की लिस्ट में सबसे ऊपर वाले पायदान पे खड़े हो गए। नाम किसका बेचते रहे हर बार? कश्मीरी पंडितों का, जब तक आर्टिकल 370 वाला मामला नहीं हुआ, वह उसका एब्रोगेशन हो गया। उसके बाद अनुपम खेर के मुंह से आज तक कभी आपने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ सुना? उनके लिए कुछ आवाज़ उठाते सुना? सरकार ने 12 साल में किया तो कुछ भी नहीं ना कश्मीरी पंडितों के लिए। आपने 370 हटा दी, उससे कश्मीरी पंडितों का क्या फ़ायदा हुआ, मुझे बताइए। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया इस सरकार ने? अनुपम खेर ने ये कभी आवाज़ उठाई? कभी नहीं उठाई। और सबसे बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, मैं जिस स्टेट में बैठा हूँ इसका नाम हिमाचल प्रदेश है। अनुपम खेर इसी प्रदेश में पैदा हुए, इनके पिता कश्मीर छोड़कर यहाँ आए थे, और तब तो कश्मीरी इंसर्जेंसी भी नहीं हुई थी, पलायन भी नहीं हुआ था, जब उनके पिता हिमाचल आ गए थे। हिमाचल में पैदा हुए, यहीं पले बड़े, यहीं सारी शिक्षा इन्होंने हासिल की। आज घर भी इनका शिमला में ही है, अनुपम खेर का घर भी शिमला में ही है, इनके पेरेंट्स भी वहीं रहते, मदर वहीं रहती, पहले फादर भी वहीं रहते थे। मैं बहुत अच्छी तरह से इनके फादर को जानता था,
लेकिन उस हिमाचल का एक जगह का भी जिक्र नहीं किया इन्होंने। एक जगह मैंने नहीं सुना कि कभी इन्होंने हिमाचल के हितों के लिए आवाज़ उठाई हो। चलिए छोड़ दीजिए, हिमाचल को आपने अपने उससे ही निकाल दिया, जीवन से ही निकाल दिया। कश्मीरी पंडितों के लिए कहाँ आवाज़ उठाई? कश्मीर फाइल से करोड़ों रुपया कमाया आपने भी और आपके पूरी गैंग ने, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। उनके पुनर्वास के लिए ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? लेकिन इस सब के बीच में एक तीसरी शख्सियत है जो मेरे हिसाब से असली हीरो है। उस शख्सियत का नाम है राहुल गांधी। अब आप कहोगे कि इसमें राहुल गांधी कहाँ से आ गए भाई, ज़बरदस्ती राहुल गांधी की चमचागिरी कर रहे हो। चलिए, आपको अगर सोचना है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। दिलजीत दोसांझ जितनी फिल्में बनाते हैं, चाहे वो 1984 हो दिल्ली रॉयट्स पे, चाहे ये सतलुज फिल्म हो, चाहे पंजाब के उस आतंक के दौर के या बाद के या दंगों के उसके जितनी फिल्में या एल्बम या जो भी उन्होंने बनाया है, उस सब जगह पर सवाल किस पे खड़े होते हैं? क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें दिखाओगे तो सरकार भी दिखाओगे। सरकारें उस वक्त किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस में भी किसकी? कभी उनकी दादी की, कभी उनके पिता की सरकार थी, कभी उनकी पार्टी की सरकार थी। जैसे सतलुज के ज़माने में बेअंत सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार पंजाब। हर बार कटघरे में कौन खड़ा होता है? कांग्रेस और गांधी परिवार। इन पे सवाल उठते हैं। उसी तरह से दूसरी तरफ आप अनुपम खेर की फिल्में देखो, चाहे वो आप कश्मीर फाइल्स ले लो, चाहे आप इनके जो दूसरी जितनी भी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई, अब तो मैं नाम ही भूल गया, इतनी सारी प्रोपेगेंडा फिल्में बना दी हर जगह पर। हाँ, सबसे बड़ा वो इन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके एक फिल्म बनाई थी जिसमें मनमोहन सिंह बने थे। ऐसी ऐसी फिल्मों में टारगेट किसको किया गया? गांधी परिवार को, कांग्रेस को, गांधी परिवार को, कांग्रेस को। उसके बावजूद, इतना कुछ बावजूद, ना राहुल गांधी ने और उनके परिवार ने कभी अनुपम खेर की फिल्मों को लेकर कोई सवाल उठाया या कोई मामला दर्ज किया या कहा हो कि भाई ये नहीं दिखाना चाहिए, बैन होना चाहिए। कभी कुछ नहीं कहा, कोई एक रिएक्शन नहीं दिया। और वैसे ही दिलजीत दोसांझ की फिल्मों को भी कभी क्रिटिसाइज नहीं किया और ना उस पर कोई सवाल उठाया, बल्कि कांग्रेस तो सतलुज को कह रही दिखाना चाहिए, जबकि मालूम है कि जब फिल्म है तो उसमें बेअंत सिंह सरकार और उनके द्वारा अपॉइंटेड केपीएस गिल का सारा एक विलेनिश वहाँ पर इमेज है। उसी तरह से जब ये फिल्म आई थी, चाहे वो कश्मीर फाइल्स आई हो, क्या दिखाया था आपको मालूम है? कांग्रेस की केंद्र सरकार का रवैया, मंत्रियों का रवैया क्या दिखा। चाहे धुरंधर आई हो, चाहे वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई हो, जिसमें सोनिया गांधी का लिटरली पूरा एक तरह से बदनाम किया गया था। कभी राहुल गांधी ने उन फिल्मों पे सवाल उठाया या उन फिल्मों के खिलाफ कोई याचिका दायर की हो या उन फिल्मों को लेकर कोई प्रदर्शन किया हो या उन फिल्मों को लेकर ट्वीट भी किया हो? कभी नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन हीरो से बड़े हीरो राहुल गांधी है, दिलदार है। करो यार, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को, सही में अभिव्यक्ति की आज़ादी बने रहना देना चाहते हैं। ठीक है, आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का कुछ और ही मतलब निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी वो आदमी कभी चू नहीं करता, कभी ये नहीं कहता कि भाई जो है मेरे ख़ानदान को क्यों बदनाम कर रहे हो। चाहे तो वो भी खुद नहीं तो अपने चेलों के ज़रिए कहीं पिटीशन डलवा सकता है, कहीं कुछ डलवा सकता है, कभी नहीं। तो आप खुद बताइए, इतने बड़े दिल वाला आदमी, एक आध फिल्म हो तो समझ में आता है, इतनी फिल्में कम से कम नहीं तो 2 दर्जन फिल्में होंगी जिसमें गांधी परिवार और कांग्रेस को बदनाम करने की पूरी जो है वो कोशिश की गई है। उसके बावजूद शांति, चेहरे पर मुस्कान, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई बात नहीं, करने दो। इसीलिए वो आदमी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है और उसी लिए फ़र्क है वो अपने प्रधानमंत्री जी जो एक सवाल नहीं ले सकते, जिनको लेकर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आज भी चल रहा है कि कैसे विदेशों में भी उनके सवाल ना लेने का चीज़ों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं या एक तरह से उनका मजाक बन रहा है। दूसरी तरफ ये शख्स है कि हर सवाल का सामना करने को तैयार है। तो आप बताइए, जिसका जिगरा बड़ा हो, जो सच में दिलदार हो, वही ये सब कर सकता है। जिसका दिल संकुचित हो, जो अब क्या कहूँ, किसी ने मुझसे कहा
कि नेहरू को कहा जाता है विजनरी मैन। फिर जो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उन्हें कहा गया फार्मर्स मैन। फिर इंदिरा गांधी को कहा गया टाइग्रेस, दुर्गा भी कहा। विजनरी मैन कहा गया राजीव गांधी को, जो कंप्यूटर लेके आए। फिर मनमोहन सिंह को कहा गया रेवोल्यूशनरी मैन, या जिसने इंडिया की इकोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज किया। ये सारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी यही कहा जाता है। ये सारे तगमे लगते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी को जेंटलमैन के नाम से याद किया जाता है, इन सब प्रधानमंत्रियों को। लेकिन जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, इन्हें जाना जाएगा टीपी मैन के नाम से। टीपी समझते हैं आप? टीपी मतलब टेलीप्रॉम्प्टर। नमस्कार।